नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एग्जाम में। आज हम आपको प्रस्तावना कौशल से संबंधित पूरी डिटेल से बताने वाले हैं कि आपको प्रस्तावना कौशल किस तरह से बनाना चाहिए और बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो आपकी डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इनमें आपको किस तरह से फिल करना चाहिए, किस तरह से आपके प्रश्न पूछने चाहिए, शिक्षण बिंदु क्या है, प्रकरण कब लिखना चाहिए, प्रस्तावना कौशल में छात्र छात्रा क्रिया में क्या होगा। तो विस्तृत जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। तो ठीक है, तो देख लीजिए। सबसे पहले आपको होगी कि दिनांक, यहाँ पर देख लीजिए दिनांक, जो दिनांक वही दिनांक डाल देनी है जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो यहाँ 25/2/2022, तो ये क्या है, इस दिन हम बना रहे हैं, तो इसी दिन आपकी क्या हो जाएगी, ये दिनांक हो जाएगी। उसके बाद में विषय में आपको वो विषय लिख देना है जिस विषय का आप प्रस्तावना कौशल बनाना चाहते हैं। हाँ साथियों, जिस विषय का आप प्रस्तावना कौशल बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर विषय लिख देना है। जैसे हिंदी लिख सकते हैं, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जो भी आपका विषय हो वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में प्रकरण आपका वो होगा जो आपका टॉपिक होगा, यानी जो आप जिसके बारे में आप पढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपका प्रकरण हो जाएगा। और शिक्षण बिंदु और प्रकरण में कुछ अंतर भी होता है और नहीं के बराबर भी अंतर होता है, क्योंकि आपका जब आप प्रस्तावना कौशल या कौशल कोई भी कौशल चल रहा हो उसमें आपका प्रकरण और शिक्षण बिंदु सेम होगा। लेकिन जब आपकी कक्षा मान लीजिए आपकी 40 मिनट 35 से 40 मिनट का जो लेसन होता है उसमें आप बना रहे हो, तब आपका प्रकरण और शिक्षण बिंदु अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा विस्तृत पाठ हो जाता है, उसके भाग हो जाते हैं। तो शिक्षण बिंदु हर समय चेंज होता रहता है, लेकिन प्रकरण कभी चेंज नहीं होता। तो मान लीजिए कि हमने प्रकरण लिया क्रिया, हिंदी विषय का हमने प्रकरण लिया क्रिया का, इसमें आप क्रिया के बारे में पढ़ा रहे हो तो आपका शिक्षण बिंदु भी क्रिया हो जाएगा। अगर उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आया एकर्मक क्रिया और सहकर्मक क्रिया, यानी क्रिया के भेद आ गए, तो आपके शिक्षण बिंदु चेंज हो जाएगा, क्रिया के भेद, एकर्मक क्रिया और सहकर्मक क्रिया। इस तरह से आपका शिक्षण बिंदु चेंज हो जाता है। 40 मिनट का जब आप लेसन बनाओगे, पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना बनाओगे, उसमें आपका शिक्षण बिंदु चेंज हो सकता है। लेकिन जब आपका प्रस्तावना कौशल या फिर कोई भी कौशल चल रहा हो उसमें आपका प्रकरण और शिक्षण बिंदु सेम होगा। उसके बाद में ध्यान से और गौर से देखिए साथियों, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, इसमें जो आपके प्रस्तावना कौशल से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, जो भी आप प्रश्न पूछने वाले हो, और अधिकतर बच्चे कमेंट करते हैं कि इसमें 5 ही प्रश्न नहीं होते, 7 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कोई निश्चित नहीं होता, कोई भी नियम नहीं होता कि इसमें 5 ही प्रश्न होंगे, 6 ही प्रश्न होंगे, 8 ही प्रश्न होंगे। नहीं, इसमें एक आदर्श शिक्षक होता है, वो इसमें 2 या 3 मिनट लेता है। जब आपकी दैनिक पाठ योजना चल रही है उसमें 2 या 3 मिनट लेता है। इसमें न्यूनतम प्रश्नों की संख्या है वो 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और अधिकतम से अधिकतम मान लीजिए 5 से 10 प्रश्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो आपकी समयावधि है इसमें 5 से 7 मिनट की होती है, वो भी व्यतीत हो जाती है, और इसके कारण भी आपकी क्या रीटिस मिल जाती है, क्योंकि इसमें समयावधि का भी विशेष ध्यान रखा जाता है प्रस्तावना कौशल में। उसके बाद में देख लीजिए छात्र छात्रा क्रिया, तो इसमें आपके वही जो प्रश्न आप पूछोगे बच्चों से उसके जो उत्तर आएंगे वो यहाँ पर लिखने होंगे छात्र छात्रा क्रिया में। इतना शायद आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में देख लीजिए कि आपका जो आपका प्रश्न है, मान लीजिए कोई भी प्रश्न है, तो यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, मान लीजिए कोई भी प्रश्न, और यहाँ पर आपका अंत हो गया, प्रश्न का पूरा हो गया। उसके बाद में जो आप उत्तर लिखोगे वो यहाँ पर आपको उत्तर नहीं लिखना है, जहाँ पर आपका बिल्कुल उत्तर वहीं पर लिखना है जहाँ से आपका प्रश्न का एंड हुआ उसके बिल्कुल सामने लिखना है। तो मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा। मान लीजिए ये प्रश्न नंबर 1 था, यहाँ पर इसका अंत हुआ, मतलब समाप्त हुआ ये प्रश्न, तो यहाँ पर उसका उत्तर नहीं आएगा। जहाँ पर इसका अंत हुआ प्रश्न का उसके बिल्कुल सामने इसका उत्तर आएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए इसका उत्तर आएगा। इस तरह से आपके जो 5 से 7 आप प्रश्न पूछने वाले हो वो होंगे, पूरे हो जाएंगे। जो अंतिम होगा, जो आपका अंतिम प्रश्न होगा वो आपका एक समस्यात्मक प्रश्न होगा, वो यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है समस्यात्मक प्रश्न, उसमें लिख देता है समस्यात्मक प्रश्न, और उसी से आपको क्या है, आपका प्रकरण निकल जाएगा।
ठीक है। और इसमें प्रश्नों में आपको क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना है और जिक जेक की स्थिति भी बननी, जड़ की आकृति बने होने चाहिए प्रश्न और उत्तर आप में। किस तरह से, तो देख लीजिए, मान लीजिए आपका ये प्रश्न है पहला, पहले प्रश्न का जो आपका उत्तर आया उसी से आपको दूसरा प्रश्न है वो स्टार्ट करना है। दूसरे प्रश्न का जो आपका उत्तर मिलेगा उसी से आपको तीसरा प्रश्न स्टार्ट करना है और जो तीसरे प्रश्न का जो उत्तर मिलेगा उसी से आपको चौथा प्रश्न बनाना है और चौथे प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा आपको उसी से आपको पांचवा प्रश्न बनाना है। इस तरह से आप बनाओगे। अंतिम जो आपका प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक प्रश्न होगा कि क्या आप जानते हैं, तो वो क्या है, बच्चे आंसर नहीं देंगे, जो आंसर न दे वो आपका समस्यात्मक प्रश्न बन गया, उसी से आपका प्रकरण निकल जाएगा। मान लीजिए आपका प्रकरण निकला क्रिया लिखता कि क्या आप क्रिया के बारे में जानते हैं, अंतिम प्रश्न हो सकता है आपका, तो यहाँ पर समस्यात्मक नाम लिख देना है, समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद में आपको पूरे कॉन्फिडेंस और जोश के साथ क्या बोलना है, उद्देश्य कथन बोलना है। उद्देश्य कथन किस तरह से बोलोगे, हमने पहले ही वीडियो बना दिया, अगर आप फिर से सुनना चाहते हो तो देख लीजिए कि अच्छा बच्चों, आज हम क्रिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे या फिर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इस तरह से आपको क्या है, उद्देश्य कथन बोलते ही यहाँ पर प्रकरण लिख देना है अपना क्रिया। उसके बाद में उस क्रिया प्रकरण लिखते ही उसको अंडरलाइन कर देना है। इस तरह से अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, अंडरलाइन नहीं करते, इसको अंडरलाइन करना अनिवार्य होता है, प्रकरण को आपको अंडरलाइन करना ही होगा। तो इस तरह से आप एक परफेक्ट है वो प्रस्तावना कौशल बना सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर चेक कर लीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी माइक्रो टीचिंग से संबंधित। आपको कहीं और पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपका अपना YouTube चैनल राजस्थान एग्जाम।